तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल वेबिनार में। मैं हूं बसंत और आज आपका होस्ट हूं, आज आपका दोस्त हूं। और हम लोग आज इस वेबिनार में पूरे 1 से 1.5 घंटे जुड़े रहेंगे और सुनेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ज्ञानारस से रूबरू कराऊं। तो ज्ञानारस एक बनारस में स्थित स्टार्टअप है जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करती है। हमारा 1-to-1 ट्यूटरिंग सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, जो कि बच्चों को घर पे जाकर के टीचर हमारे जो है वो जाकर के पढ़ाते हैं। ऐसी हमारी सुविधाएं हैं। अभी तक हमने 150 प्लस बच्चों को सुयोग्य शिक्षक उपलब्ध करा दिए हैं। ज्ञानारस का ही एक अलग प्रक्रम है हमारा ज्ञानारस फाउंडेशन, जिसके तहत हम नॉन प्रॉफिटेबल हर सप्ताह वेबिनार्स का आयोजन करते हैं। और इन वेबिनार्स में कुछ महान हस्तियां, देश विदेश की कुछ प्रमुख हस्तियां जो स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, ऐसी हस्तियों को हम बुलाते हैं और हमारे बीच उनको प्रस्तुत करते हैं, ताकि सभी लोगों का एक स्किल डेवलपमेंट हो पाए, कुछ पर्सनालिटी में ग्रोथ हो पाए और हम कल से बेहतर हो पाए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कवि संदीप द्विवेदी जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं एक अलग इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूं तो वो ये हो सकता है कि वृक्ष जितना फल से लदा होता है वो उतना ही झुका होता है। आप देखेंगे कि विद्या ददाति विनयम का प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है। जब उन्होंने यूट्यूब शुरू की पिछले 7 साल पहले, तो एक साधारण सी कविता से स्टार्ट की और आज उनकी कविताएं मिलियंस पे व्यूज ले जाती हैं। और तू जाग रहे सब सोता रहे से लेकर के रश्मि रथी का तृतीय सर्ग और यदि राम सा संघर्ष हो, ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी और ऐसी पढ़ी कि जन जन के वो जुबानी हो गई। जब भी हम परेशान होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है कि ये कविताएं किसकी लिखी हुई हैं। बस नीचे हमने लिख दिया कवि संदीप द्विवेदी, लेकिन वो कविताओं का महत्व हमें पता होता है कि उसने हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे अपने दादा से प्रेरित इंजीनियर का, जो भोपाल से पढ़े लिखे और वहां से इंजीनियरिंग की, जहां उनको ललक जगी कविताएं लिखने पढ़ने की और बचपन से ही रामचरितमानस और महाभारत में बहुत ज्यादा रुचि थी अपने दादाजी की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने यदि राम सा संघर्ष हो और साथ साथ में दुर्योधन कृष्ण संवाद पर इतनी अच्छी कविता पढ़ी कि वो राष्ट्रपति तक आरव शर्मा के द्वारा पढ़ी जाने लगी और जन जन की कविता जो है वो सब तक महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पहुंचाने का इन्होंने काम किया। तो मैं चाहूंगा कवि संदीप द्विवेदी जी से कि आए और हमारे इस छोटे से कुटुंब को प्रबोधित करें। आपका स्वागत है सर आज के इस वेबिनार चलिए, में। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ज्ञानरस टीम को। और बसंत जी, आपका इतना स्नेह, 4 दिन से मुझे पूरे हर जगह पे पोस्टर आप ही के दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसको बुला रहे हैं आप। बहुत अच्छा आपका स्नेह रहा और हमेशा आपसे बात होती रही है। जब भी कभी आपसे हमारी 2-3 बार बात हुई है, लेकिन बड़ा आनंद आया। और आपने मुझे इस काबिल समझा कि इतने अच्छे, और इस बीएचयू की टीम ने मुझे इस तरीके से ऐसे समय पर याद किया, इसके लिए याद किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से यहाँ पर ज्ञानरस को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल ये 1 घंटे बर्बाद करने का पूरा ठान लिया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ प्रश्न जो है वो शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहला प्रश्न जी जी मेरा यही होगा कि कई चीजें मैं जी जी आपके इंटरव्यूज देखे, मैंने पहले के जो इंटरव्यूज थे और उसके साथ साथ मैंने काफी चीजें सीखी देखी आपकी। तो कविता जी। लिखने की प्रेरणा जो होती है वो कहाँ से आती है और ऐसी कविताएं आप कैसे लिख पाते हैं? अ, बसंत जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और जितना ये साधारण सवाल है, उतना यदि हम ना समझे तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। आ- आपके अंदर जो भावना चलती है, जो विचार चलते हैं, हर किसी के पास थॉट है, हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसा है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं, अपनी नौकरी के विषय में सोच रहे हैं, उन सब के विषय में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक विचार ऐसा होता है जिस पर हम ना पंक्तियां लिखते हैं। हमें लगता है कि हम उसे उतार लें, हम उसे कैद कर लें। हमें ऐसा जो महसूस हो रहा है हम उसको लिख लें।
कभी किसी से सुना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक कवि है, हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक है। बस जिसने पेन उठाया और पन्ने पे उतार दिया वो स्थापित हो गया, और जो नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो है। लेकिन हर कोई होता है। लेकिन दुनिया किसको स्वीकारती है? जो लिख के रखे, और उससे अगर किसी को संदेश मिलता है तो एक बड़ी अच्छी बात है। तो जो लिखने की प्रेरणा है, अब ये हो जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर हो, जैसे यदि हम कहीं लेखन के एटमॉस्फेयर से हो, ऐसा वातावरण है कि वहां लिखने का ही काम है, तो वो भावनाएं हमारे अंदर जल्दी समझ में आने लगती हैं। बाद में कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें उस तरह का माहौल नहीं मिला, लेकिन कहीं से कुछ तो भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। आपने कुछ पंक्तियां उकेरना शुरू कर दिया, तो ये आपके अंदर जो प्रेरणा होती है, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं शायद अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं, ये एक भीतर अपने होता है उस विचार को रखने की ललक, और वो प्रेरणा मिलती है। कोई लिख के रखा है, अरे भैया मैं भी लिख सकता हूं, मैं भी करूंगा, मुझे आज ऐसा लगा, मुझे आज ये अच्छा लगा, तो मैं भी ये करूंगा। तो इस तरीके से आपके भीतर प्रेरणा जागती है, स्वतः प्रक्रिया होती है, अपने आप होने लगती है, आपको कहना नहीं पड़ता। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती, ऐसे ही विचारों का विस्तार। लेकिन हाँ, जैसा आप विचार बनाएंगे, आपके मन में होना चाहिए कि लिखना है। आप कुछ बेहतर उद्देश्य लेकर के लिखिए, वो दूसरों के लिए भी बड़ा फायदा करेगा। सपोज जिन रास्तों पर आप गए हैं, यदि आप वहां का अनुभव बता देंगे तो दूसरा वाला वो गलती थोड़ी करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्रेरणा मिलती है सामने के लाभदायक, वो उसे अच्छा भी रहता है, और आप ऐसे ही प्रेरित होते हैं, और वही उचित है। जैसा कि मतलब हम लोगों ने काफी सारी कविताएं आपकी सुनी है और काफी ज्यादा प्रेरित हुए हैं। आपकी अपनी सबसे बेहतरीन कविता आपको कौन सी लगती है, जब लगा हो कि जो आपके कष्टों में आपकी सहायक बनती होगी? मैं सच बताऊं तो जब मैंने शुरुआत में कविताएं लिखी, या कि जो कई कविताएं जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, सच कहूं बसंत जी, तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हुई। अब यहाँ पे प्रेरणा का काम है। यहाँ पे कहीं ना कोई सिचुएशन आ गई। जैसे यदि मैं एक कविता के लिए कहूं कि यदि राम सा संघर्ष हो, बोलो कहां तक टिक सकोगे। यदि इस कविता के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। वहां पे रात में मैं अकेले रुका हुआ हूं, वहां सामने चटाई बिछा करके बीच बीच में देखने जाना होता है। जेब में पैसे नहीं है, थोड़ी मुश्किल है, और वहां पर ऐसा लगता है कि क्या करूं यार, कुछ भी नहीं, बड़ी विवशता है, बड़ी समस्या है, कैसे क्या होगा। हालांकि पूरा परिवार साथ में था, लेकिन एक विचार तो ऐसा आता है जब आप अकेले होते हैं, तो बहुत सारे विषयों पर आपके थॉट्स आते हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे, और थोड़ा परेशान लगा। तो अचानक से दिमाग में आ गया कि बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। अभी मेरी बीच में थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, तो बहुत पहले एक पंक्तियां लिखी थी कि पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। ये पंक्तियां बस लिखी हुई थी बहुत पहले। बीच में मेरी तबीयत खराब हुई बसंत जी, तो उस समय पर थोड़ा सा कुछ ऐसा मुंह सा सूख रहा था, और पता नहीं क्या समस्या थी, तो बड़ी टेंशन हो रही थी, बड़ा भीतर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो उस समय पे मैंने अपने लिए हिम्मत जगाने के लिए, उस समय पे मेरे भीतर जो आया अपने आप के अंदर, तो वो मैंने लिखना शुरू किया। तो मैं जो पंक्तियां लिखा, तो जैसे उस समय पे जो पंक्तियां ऐसी आई कि कोई ना कोई वजह होती है। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, ये मैंने अपने लिए लिखी थी, जो शायद मैं महसूस कर रहा था, और अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं वो दृश्य देख सकता हूं जो उस दिन था जब रिकॉर्डिंग कर रहा था। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे। समंदर के अंदर सीपी होती है, उसे लहरें इधर कर देती उधर कर देती, पर तुम नहीं सीपी, तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, रणभूमि से यूं ही तुम्हें कोई भगा दे। क्या हुआ, क्या हुआ यदि युद्ध में तुम मात खाए। जब आपके सामने विशाल पर्वत हो जाएगा, कोई आपकी क्षमता से बड़ी चीज आ जाएगी, तो आप तो हार ही जाएंगे। लेकिन आप तब तक हारे नहीं माने जाएंगे जब तक आप लड़ना नहीं छोड़ेंगे। तब तक यदि आप लड़ रहे हैं आखिरी दम तक। क्या हुआ यदि युद्ध में तुम मात खाए, क्या हुआ यदि युद्ध में तुम मात खाए, तलवार आखिर तक न छोड़ी, ये बहुत है। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। तूफान के आगे टिक न पाए भले लेकिन, आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। ये पंक्तियां होती चौबे जी जो उस समय पे उस सिचुएशन पे आई।
तो ऐसे कई बार जब आपके अंदर थॉट्स आते हैं और आप लिखने के लिए कलम में आपके ललक होती है आपके भीतर लिखने की, तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसमें से बेहतर लिखा जाता है। मैं सच कहूं कि शायद इन पंक्तियों को लिखने में जो शुरुआत की पंक्तियां थी, उसे लिखने में बहुत समय लगा हो, लेकिन मेरी इस बात का भरोसा करिए, और यहाँ पे जो दोस्त उपस्थित हैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि जब उस पीड़ा में था मैं, तो उस समय पे ये जो पंक्तियां लिखी बहुत जल्दी लिखी। 3 अंतरे लिख लिए, 3 स्टेंजा लिख लिए, उतना समय लगा जितना वो एक 4 लाइन लिखने में लगा था। तो उस समय पे जब आप उसको महसूस करके लिखते हैं तो शब्द अपने आप सिमटते जाते हैं, कौन किसको कहां पर आना है, और फिर आप उसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेते हैं और आपसे कविता बन जाती है। क्या बात है! सिलसिला शुरू हो चुका है रोंगटे खड़े होने का। मुझे नहीं पता कि आने वाले 1 घंटे में कितनी बार आप रोंगटे हमारे खड़े करेंगे। लेकिन एक बात मुझे अभी याद आती है इस कविता की कि पिछले कोविड में आपने उससे पहले ये कविता लिखी थी और कोविड के टाइम में हम लोग बहुत सक्रिय थे कुछ लोगों की जानें बचाने के लिए। कोविड एग्जैक्टली के समय बिल्कुल हमने बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल, आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। हमने ग्रुप जी बनाया हुआ था एक और उसमें हम क्या करते थे कि लीड्स लेते थे कि कहाँ-कहाँ हॉस्पिटल्स में बेड पड़े हैं, उनको वेरीफाई करते थे कि यहाँ पे है और कुछ लोगों को ऐसे जुटाते थे ट्विटर से। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने इस कविता को डाली और उसके बाद हमारे जो लोग थे उनका उत्साह जो था वो देखने लायक था, कि ऐसा लग रहा जी था जी वास्तव में कि क्या हुआ तूफान से जो तूफान के आगे जो टिक न पाए, आखिरी दम तक लड़े हाँ तुम, ये बहुत है। और ये सच में हम देखते थे कि हमारे पास हज़ारों रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि सर हमारे बच्चे को बचा लीजिए और उनमें से कुछ लोगों की अरे रिक्वायरमेंट्स बड़े हम बता पा वो रहे हैं कि बेड है, चले जाइए। वो बड़ा वो बड़ा अलग दौर था बसंत जी, वो बड़ा अलग दौर था, और हम सब में से कोई भी नहीं बचा, या कहीं ना कहीं हमने अपनों को खोया है। हमारे बहुत पास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, बहुत परेशान होते देखा है। बहुत अलग ही स्थितियां थी, और जी। उस परिस्थिति को जब भी याद कर लो तो एक अलग ही ऐसा हो जाता है। वहां पे लगता है कि लेकिन फिर भी पंक्तियां और ये चीजें बड़ी सहायता करती हैं, बड़ी हुँ, बड़ा हुँ। विश्वास दिलाते हैं। आपको मैं बताऊं, अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी मैं कल कल न्यूज देख रहा था चौबे जी। उस न्यूज में क्या तो भी लिखा था कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि हमारे यहाँ पे पूरे तरीके से एक सन्नाटा छाया हुआ है, हुँ, इस हुँ। सन्नाटे को ना पूरे संगीत से भर दीजिए, ऐसा आहा! उन्होंने लिखा था। बहुत ही बड़ा ही वो बड़ा मार्मिक था। मुझे पूरी बात याद नहीं है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन थोड़ा आप अपडेट देखिएगा जितने भी लोग हैं यहाँ पे। बड़ा सुंदर उन्होंने कोट लिखा है। जब ग्रैमी अवार्ड मिला, दरअसल मिला है सभी को, जिनको जिनको जो योग्य थे, जो विजेता रहे, वहां पर उनके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत संघर्षों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। वहां पर मुझे उनकी जो लाइन थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वहां पर मैं महसूस कर रहा था कि वहां पर संगीत की कितनी प्राथमिकता है, इस कविताओं की लाइनों की कितनी कितनी जरूरत है, बहुत हिम्मत भर देती हैं। आप दिनकर जी की लाइन सुनिए, जब रश्मि रथी की कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कितना सिद्धांत है ये। सौभाग्य न सब दिन सोता है, हमेशा ऐसा नहीं रहता कि हमेशा बुरे ही दिन चलते रहे, आपका भाग्य हम आपसे रूठा रहे, कभी आपके ऊपर प्रसन्न भी होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये सारी क्या पंक्तियां जब हम सुन लेते हैं तो कितना बेहतरीन लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। तो इस तरीके से हमारी पंक्तियां बहुत किसी की भी पंक्तियां मोटिवेशनल बहुत ही सहायता करती हैं आपको अपने भीतर की एनर्जी को प्रॉपर करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे पूरी ऊर्जा के साथ किसी काम में, किसी लक्ष्य में, किसी विचार में लगाने के लिए बड़ा महत्व होता है। जी ये जी कविता जब मैंने सुनी तो वास्तव में कई बार आपकी कविताएँ ऐसी लगती हैं कि ये लगता है मेरे लिए लिखी गई है। तो आपके कविता लिखने का उद्देश्य क्या होता है? क्या आप बहुत अच्छा, मतलब लोगों से आपने मेरे मन का सवाल किया। कोई नहीं पूछता तो भी मैं बोल देता हूँ। खैर, आपने मुझे कम से कम औपचारिकता कर दी। मैं सच बताऊं तो मुझे विद्यार्थियों में बहुत लगाव है। मैं अपने आप को विद्यार्थी से बाहर नहीं जाना चाहता। आप ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, यदि चल रहा हो तो ये जीवन भर मैं चाहूंगा कि ये बात कैद रहे कि मुझे हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहना है, स्टूडेंट वर्ग के साथ में रहना है। मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसमें बूढ़ा नहीं होऊंगा। जीवन में बहुत गलतियां की हैं बसंत चौबे जी, आज 30 वर्ष की आयु है और बहुत सारी भूलें हुई हैं जिनका पछतावा बहुत चुभता है। लेकिन अच्छी बात रही कि जब से साहित्य के क्षेत्र में आया, इस तरफ लगन लगी, इस तरफ पढ़ना शुरू किया, चीजों को नए नए लोगों से, आप जैसे अच्छे लोगों से जुड़ना शुरू किया, तो बड़ा परिवर्तन आया, बड़ी चीजें आई। तो मैं साहित्य का ये महत्व भी जानता हूँ, इसका बड़ा अंतर पड़ता है आपके भीतर। आपके
आपको, तो मेरा उद्देश्य हमेशा जो ये रहा कि हमेशा मैं विद्यार्थियों के पास रहा हूं और उनके साथ मैं सहज होता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं बसंत जी, तो मैं आपसे बहुत सहज हूं। अगर मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट के लिए, सॉरी कहना चाहिए कि जब किसी कंपनी के लिए कहीं पर भी मैं वहां के लिए जब बात करता हूं, तो यहाँ पे मैं बहुत कंफर्ट जोन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी क्लास में बैठा हूं और आपसे कुछ सीनियर होऊंगा। ये मुझे आनंद आता है। और मेरी जो कविताएं होती हैं वो आपके करीब होती है। जितनी भी कविताएं हैं वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, मोटिवेशन के लिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। तो जो मैं महसूस करता था अपने पढ़ने के दौरान, उस समय पे जो मुझे कमी खलती थी, उन सब चीजों को, वही मेरा मूल स्रोत है, मेरी कविताओं का मेन मटेरियल है, वहीं से आता है जो मैं महसूस करता हूँ। और मैं सच कहूँ तो मैं इसको, जब आप कह रहे हैं कि मुझे आपकी कविता हमसे रिलेट होती है, जो भी सुनता है उसको लगता है, तो वो सिर्फ यही वजह है कि मैं वहीं पर आपकी क्लासरूम पे बैठ करके लिखता हूँ। बस आपकी क्लासरूम आपकी ऑफलाइन होती है और मेरी मस्तिष्क मेरे मन में होती है वो क्लासरूम, और उस परिस्थिति को महसूस करता हूँ, वहां से आती है। क्या बात है। अभी मैं कुछ कविताएं आपसे मैं चाहूंगा कि अगर आप सुनाना चाहें तो। दरअसल क्या है बसंत जी, ये कविता भी मेरी ऐसी रही कि कई बार क्या हुआ था कि बीच में मैं मुंबई गया था, वहां पे 6-7 महीने रहा वहां पर। और 6-7 महीने रहते हुए एक दिन ऐसे ही लेटा हुआ था और ऐसा लगा कि बैठा क्या क्या कर रहा हूं मैं लेटे लेटे, मुझे मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपने आप को, अपने आप पर हिम्मत जुटाने की कोशिश की कि सब जाग रहे तू सोता रहे। मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही डांटते थे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने हैं, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया जब सब कुछ हो गया, इतनी दूरी तय कर आया, एक दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। इसकी आखिरी पंक्ति है कि माना के मुश्किल भारी है, हम सबके साथ है कि एक न एक मुश्किल है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ जीवन में उतार चढ़ाव है, खासकर इस दौर के बाद तो और भी काफी सारे प्रेशर हैं। तो माना के मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, माना के मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, लोग कैसे कैसे, अरुणिमा राय अगर आप उनको देखें तो बिना पैर के पर्वत चढ़ गए, कितने लोग बड़ी बड़ी रेस दौड़ते हैं, तो गिर उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धन्यवाद बसंत जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा अच्छा आपने। लग रहा तो है आप सभी से बात करके, और आप सभी मुझे बहुत उत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुणिमा सिन्हा जी। मेरा अगला प्रश्न मेरा अगला प्रश्न यही होगा कि आपकी बहुत सारी कविताएं अच्छी, बहुत बहुत अच्छी हैं। तो जी जी। आपकी पुस्तक जो है उसका नाम यही सफलता साधो के पीछे क्या रहस्य है? कि उस दो कविता अर्थ है जो इसके। आपने, उसमें जो आपने लिखा हुआ है कि अ, मन को हरदम बांधो तन में इसको साधो, जब चाहो तब जागो यही सफलता साधो। ये एक पंक्ति आपकी अंतिम पंक्ति है और इसकी कविता भी है पूरी हालांकि, और बहुत अच्छी कविता जी है। जी उसके बावजूद जी 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 जी। और कविताओं की लाइनें क्यों नहीं, यही सफलता साधो ही क्यों? बहुत अच्छा। दरअसल मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी कविता है वो मेरी उस, मैं थोड़ा सा एक साहित्य को महत्व देना चाहता था, कविता को महत्व देना चाहता था। और यही सफलता साधो से मेरे दो अर्थ थे। अगर मैं आपको यही सफलता साधो का बताऊं, पहली बात कि यही सफलता साधो, जब एक साधु दूसरे साधु को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कुछ कहता है तो साधो कहता है। अगर आप कबीर के देखें प्राकृत भाषा का शब्द हो जाएगा तो यही सफलता साधो। दूसरा अर्थ है साधो, साधना, यही सफलता साधो, मतलब ऐसा ही करो। तो इसमें मेरी, तो इसी नाम से मेरी पूरी कविताओं का कलेक्शन हुआ। अभी इसका जो अगला संस्करण आ रहा है, तो आप सबका इतना रिस्पांस मिला, इतना प्यार मिला, तो मैंने सोचा कि इसको ना यही सफलता साधो के नाम से पूरी तरह उसमें उसमें ढाल दिया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि अब इसमें अगले संस्करण में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल, प्रेरक और मैसेजिंग कविताएं और लेख रहेंगे। बाकी वाह, प्रेम कविताएं हैं जो, और वो सब वो सारी अभी आगे के लिए दूसरी किताब में रहेगा।
कहते हैं जब शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि जब चीजें रोड पर और काम पर आती हैं तब समझ में आता है कि उनमें और क्या किया जा सकता है। तो मेरे दूसरे संस्करण में इसके साथ में पूरी तरह न्याय होगा। यही सफलता साधो का अर्थ ये हो जाएगा कि हम इसी तरीके से ऊर्जा बांध रहे और कविताओं से और इस तरीके से अच्छा महसूस करें, कुछ ऐसा समझिए। अगर हम आपको ऐसे बहुत अच्छा अगर हम आपको ऐसे सामने से देखें तो पहली चीज जो नजर में आती है, ध्यान में आती है संदीप द्विवेदी जी के नाम से, वो कवि का आता है कि आप कवि हैं। उसके अगर और थोड़ा अंदर चले तो उसमें 3 पक्ष मुझे दिखते हैं। वो है एक मोटिवेशनल स्पीकर जो मोटिवेशनल कविताएं हैं, उसके बाद एक आता है कि एक प्रेमी का जो नजरिया है, नगर प्रेम का बस जाता है, और उसके बाद एक तीसरा पक्ष मुझे दिखता है, वो दिखता है एक राम भक्त का, जो जो व्यक्ति ऐसा है जो हमारे पौराणिक कथाओं से, पौराणिक व्यक्तित्वों से सीख ले रहा है। इन तीनों के विषय में, अपना ये जो 3 कैरेक्टर, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये 3 कैरेक्टर हमें शायद 3 जगह से मिले होंगे। मेरे दादाजी, मेरे घर का माहौल ऐसा रहा कि मेरे जो दादाजी हैं, मैं बाकी तो मेरे कविता कहानी का माहौल नहीं है, लेकिन मेरे जो दादाजी हैं वो संस्कृत विषय के टीचर थे। उनको साहित्य से बड़ा लगाव, और संस्कृत के टीचर थे तो रामायण महाभारत से बहुत लगाव था। और मैं घर का बड़ा लड़का, और घर का बड़ा लड़का जितना बाबा का स्नेह पाता है मैं, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ, मेरा पूरा घर परिवार, मतलब जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, सभी लोग, मेरा पूरा परिवार घर में रहा, तो मैं दादाजी के पास जाता रहा। और ये मेरा सौभाग्य रहा बसंत जी कि उस समय पर रहते हुए मैं उनके पास रहता था तो रामायण के विषय में जानता था, भागवत के विषय में जानता था, महाभारत के विषय में जो भी है वो सारी चीजें, भगवान कृष्ण के बारे में जानता था, राम के बारे में जानता था। तो वहां से मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती थी, और वहां से कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिलता था कि हम इनसे ये सीख सकते हैं। राम बनना बहुत मुश्किल है। राम अपने आप में इतने पूर्ण है कि उतना आदर्श होना और वो सब चीजें होना, वो बड़ी क्षमता, बड़े त्याग, बड़े तप का काम है। कोई कर पाया, पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना। लेकिन मैंने जब कविता लिखी तो मैंने भगवान की स्तुति नहीं की, प्रभु श्री राम की स्तुति नहीं की। मैंने बस ये विकल्प रखा अपनी कविता के माध्यम से कि आप सोचिए कि यदि आपके सामने परिस्थितियां ऐसी हो तो आप क्या करेंगे। दरअसल भगवान राम संघर्ष से ज्यादा अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं। संघर्ष तो उन्होंने चुन लिया। दरअसल आप बताइए, किसी को पूरा राजकुमार से राजा बनने का समर्थन प्राप्त हो, कोई क्यों जाएगा वन? आपको पूरा ऐश्वर्य मिल रहा हो, कोई वन का चुनाव क्यों करेगा? तो संघर्ष तो उनका चुनाव था। वो तो निर्णय उनके ऐसे थे कि वो अगर निर्णय में, उस चुनाव में खुद आते थे, अगर वो अपने आप को खुद पा जाते थे तो वो अपने आप को भी नहीं छोड़ते थे। कई बार हमारे पास ये प्रश्न आता है कि वो तो भगवान है, उनको सब कुछ पता होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बसंत जी, यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, मैं चाहूंगा कि वो रिप्लाई करेंगे। मेरे जितने भी यहाँ पे फ्रेंड हैं, मैं एक अपना विचार रख रहा हूं, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन आप मेरी बात को सुनिएगा। आप मान लीजिए कि कोई जिम जाते हैं, कोई टीचर है, आप, मुझे लगता है कि आप ऐसे में बोलूं तो ज्यादा, आप सपोज किसी स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो टीचर आपसे को मारता था, रोज धुलाई होती थी उसके यहाँ पे, प्रश्न पूछ लिए जाते थे और रोज वही टेंशन होती थी कि मारेगा। 1-2 दिन तो आप जाते थे, तीसरे दिन कैसा लगता था जब आपको पता होता है कि वो मारेगा? आप अगर जिम में जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिम जाते होंगे, तो जिम में जब जाते हैं तो शुरू शुरू में आप बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन जब आपकी देह टूटने लगती है 2-3 दिन में, तो फिर अगले दिन के लिए आपको कैसा लगता है? क्या रहोगे, आज रुक लेता हूँ। ऐसे में सर हम बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलिए ना। जी जी, गुड इवनिंग सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा नमस्कार। लग रहा है। और हम इस पर बोलना चाहेंगे कि हम लोग जाते हैं जब कॉलेज या स्कूल, तो जब हमको पहली बार डांट मिलती है तो लगता है चलिए ठीक है, एक दिन ठीक है, फिर दूसरे दिन लगती है तो फिर भी कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि चलो देखते हैं अपनी सहनशीलता को, चलो ठीक है ये भी दिन चल जाए। फिर तीसरे दिन लगता है अब क्या है, अब नहीं, मतलब सहनशीलता हमारी उतनी नहीं रहती। अब यहाँ हम श्री राम जी को देख रहे हैं 14 वर्ष, क्या बात है, यहाँ सहनशीलता की हदें पार हो गई ना। मतलब इसलिए भगवान का दर्जा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो भी मनुष्य ही थे, उनको इसीलिए भगवान का जी दर्जा जी, प्राप्त हुआ, क्योंकि साधारण मनुष्य उतने सहनशील नहीं हो सकते। बहुत क्या बात, क्या बात, सहनशीलता, हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। सहनशीलता मेन यही, मतलब मुख्य रूप से हम देखें तो सहनशीलता, त्याग, ये सारी भावनाएं ही हमें आध्यात्मिक तौर पे ईश्वर ईश्वर का मजबूत दर्जा, बनाती मतलब हैं, हमको, उधर ले जाती हैं। हाँ, जी जी। यस। तो ये जहां तक लगता है, क्योंकि हमारे साधारण, मतलब अभी तक तो हमारे अभी विद्यार्थी जीवन चल रहे हैं, तो सहनशीलता उतनी नहीं हो पाती है।
और काफी उम्र होने के बाद भी लोगों में सहनशीलता उतनी नहीं आ पाती। तो बिल्कुल ये जहाँ बिल्कुल तक मैम। मुझे लगता है एक एक उनको। दरअसल हाँ, एक एक चीज और भी, ये तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया और ये आपने नई बात कही, और वाकई में यहाँ पे सहनशीलता का भी उदाहरण है। और एक उदाहरण और है मैम, यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए जैसे अगर हमें पता हो कि कल मुझे वन चले जाना है और आज हमारा राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा, तो उस बिस्तर में उसको कैसे नींद आएगी? पीड़ा तो होगी, जंगल जाने की पीड़ा तो होगी, जो दर्द होगा जो कष्ट होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा। तो जब हमें पता हो तो भी कहते हैं हमारी मुस्कुराहट नहीं गई, भगवान की मुस्कुराहट नहीं गई, वो तो वाटिका और वन उनको बिल्कुल एक रहा। तो ये जो अपने भीतर होता है कि जब हमें दिमाग में ये आए कि उनको सब कुछ पता था, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जब पता हो तब और मुश्किल होता है जीना, है कि नहीं? आपको ना पता हो ना तो बड़ी अच्छी बात है। हमें सोचिए कि कल मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मेरे साथ कुछ होने वाला होगा, तो मुझे अभी से ना मेरी भूख बंद हो जाएगी। सर एक चीज बोलना चाहेंगे। बोलिए ना। जी हरे। हाँ सर, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर जैसे ये तो हम लोग के साथ डेली लाइफ में अक्सर होता है, जब हम बचपन में हुआ करते थे कि हाँ चलो आज घूमने चलना है, जी जी। मम्मी तैयार कर देती थी, कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो गए, फिर अचानक से पापा कोई काम आ गया और वहां हम जा नहीं पाए। हाँ हाँ। तो वो जो एक वो अलग जो गुस्सा रहता है टाइप अलग ही की जो लेवल का पीड़ा रहता रहती है। थी वो हम ही लोग समझ सकते थे। हाँ। क्या बात है, क्या और बात है, आज क्या बिल्कुल है बिल्कुल। सर, और हम पर लोग की डेली लाइफ में मतलब धैर्य धैर्य जो हम लोग के जीवन का सर जो एक वो है, और हम युवा मतलब इसी चीज को नहीं पा रहे हैं कि हम धैर्य कैसे रखें अपने जीवन में। जी अभी जी तो जी जी। हारना हमने शुरू किया है और जीतना अभी हमको देखना है। नहीं, लेकिन तो सबसे सर बड़ी बात ये है, लेकिन सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जान रहे हैं, आप ये जान रहे हैं, मतलब आप 70% अपने आप को तैयार कर दिए कि हमें यहाँ पे धीरज का उपयोग कहाँ पे क्या होता है। बड़ी बात ये होती है ना कि हम जान ही नहीं पाते बहुत दिन तक। मैं आपको बताऊं, आपने बचपन की बात की तो मैं आपको बचपन की बात बताता हूँ। मेरे पास जो भी कोई नया कपड़ा आ जाता था, घर में एक ही कपड़ा आता था, एक दो कपड़े आ जाते थे, किसी त्योहार पे आए, किसी उस पे आए, तो जी जी जी। एक कपड़ा आ यस जाता सर। था। तो जो मुझे जी जी। पसंद आता था ना, मेरी मुसीबत ये थी कि मैं उसे उतारता ही नहीं था। तो ऐसा कई बार आपके अंदर ये भाव आता है, कई बार आपके अंदर ऐसा आता है कि बिल्कुल सहनशीलता, धीरज, तो अगर हम ये जान गए ना कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारा बहुत कुछ कम हो जाता है। मैं आपको अपने बताऊं, अगर कहीं पे आपको पता है कि इस रास्ते पे जाने पे यहाँ पे कई सारी मुश्किलें हैं, इधर से कीचड़ है, इधर से गड्ढा है, तो हम उधर नहीं जाते, जानते रहते हैं तो। और जब जानते रहते हैं तो जब जाते भी हैं तो उस तैयारी के साथ जाते हैं। अगर हमें ये पता हो इनकी कथाओं से, प्रभु श्री राम की कथाओं से, ऐसी फिर महाराणा प्रताप की कथाओं से, छत्रपति शिवाजी की कथाओं से, ऐसी जो कथाओं से जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम बहुत कुछ सुधार लेते हैं।